बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन इन किडनी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और पढ़ते हैं सबसे पहले प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कि यूरिन किस तरह बनता है। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है ये 3 प्रोसेसेस के थ्रू होता है। अकर इन 3 प्रोसेसेस, ये 3 प्रोसेसेस में होता है। फर्स्ट वन क्या है? प्रेशर फिल्ट्रेशन। सेकंड वन क्या है? रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड वन क्या है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो इन 3 प्रोसेसेस के थ्रू यूरिन फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर। तो अब आते हैं और इन सब चीज़ों को एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये 3 प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और कहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। ये क्या है? एक किडनी। और आप लोगों को पता है कि किडनीज के अंदर क्या मौजूद होते हैं। किडनीज के अंदर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। मतलब किडनी जो बना हुआ है और ये फिल्ट्रेशन का काम जो करती हैं, ब्लड को जो फिल्टर करती हैं, इनका बेसिक यूनिट कौन है? नेफ्रॉन। तो अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे और एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने यहाँ से एक नेफ्रॉन उठा दिया और इसका स्ट्रक्चर एनलार्ज कर दिया। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है एक नेफ्रॉन। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को कि ये यहाँ पर किस तरह होता है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि वो ब्लड वेसल जो किडनीज को ब्लड सप्लाई करती है उनको क्या कहा जाता है? उनको रीनल आर्टरीज कहा जाता है। तो इस डायग्राम में यहाँ पर सबसे पहले ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? ये है एक रीनल आर्टरी। इसको हमने क्या कर दिया? रीनल आर्टरी कंसीडर कर दिया। रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जब आगे चला जाता है तो ये मज़ीद छोटे ब्लड वेसल में डिवाइड हो जाता है जिनको क्या कहा जाता है? आर्टीरियोल। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये है एक आर्टीरियोल। और ये कौन सा आर्टीरियोल है? ये है एफरेंट आर्टीरियोल, क्योंकि ये क्या कर रहा है? किडनीज की तरफ ब्लड ला रहा है। एफरेंट आर्टीरियोल। आर्टीरियोल जो है ये आगे मज़ीद छोटे ब्लड वेसल में डिवाइड हो जाती है जिनको कैपिलरीज कहा जाता है। और यहाँ पर कैपिलरीज का एक गुच्छा, एक नेटवर्क मौजूद होता है। तो इस नेटवर्क को क्या कहा जाता है? कैपिलरीज का ये नेटवर्क जो है इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ एक कैपिलरी को क्या कर दिया है? एनलार्ज कर दिया है। एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया है? एक कैपिलरी का स्ट्रक्चर क्या एनलार्ज कर दिया है ताकि हमें समझ में आ सके कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस असल में किस तरह होता है। तो ये क्या है? एक कैपिलरी। यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज मौजूद होते हैं ये आपस में अगेन यूनाइट होके इकट्ठे होके फिर एक ब्लड वेसल बना देता है। और इस ब्लड वेसल को फिर क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इफरेंट आर्टीरियोल। ये वो आर्टीरियोल है जो कि किडनी से ब्लड बाहर ले जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एफरेंट आर्टीरियोल जो है ये आगे मज़ीद छोटे ब्लड वेसल में फिर डिवाइड हो जाता है जिनको क्या कहा जाता है? पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए मैंने एक पेरीटिब्यूलर कैपिलरी का स्ट्रक्चर बना दिया है। तो ये क्या है? पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत एनाटमीज का। अब कंसीडर करते हैं कि यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से ब्लड आ रहा है टूवर्ड्स द ग्लोमेरुलस।
यहाँ से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। तो सबसे पहले रीनल आर्टरी के थ्रू, रीनल आर्टरी के बाद ये एफरेंट आर्टरियोल की तरफ पहुंच जाता है और एफरेंट आर्टरियोल से ये आगे ग्लोमेरुलस की तरफ पहुंच जाता है। तो ग्लोमेरुलस में जब ये ब्लड पहुंच जाता है तो यहाँ पर कौन सा फेनोमेना होता है, असल में प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यहीं पर होता है। प्रेशर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को समझने से पहले यहाँ पर एक बात हम और डिस्कस करते हैं। ये एफरेंट आर्टरियोल जो है इसका डायामीटर जो है ये लार्ज होता है, लार्ज डायामीटर, इसका डायामीटर लार्ज होता है बनिस्बते इफरेंट आर्टरियोल का, इसका डायामीटर छोटा होता है, स्मॉल डायामीटर। तो इसका यहाँ पे एक फ़ायदा है और वो कौन सा है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड पहुँच जाता है तो एफरेंट आर्टरियोल का डायामीटर तो बड़ा है, तो यहाँ से काफ़ी ब्लड ग्लोमेरुलस की तरफ पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ से बाहर जब ब्लड जाता है तो इस इफरेंट आर्टरियोल का डायामीटर छोटा होता है, तो यहाँ ब्लड सही तरीके से पास नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पे ब्लड क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट कर देता है। क्या करता है ब्लड, प्रेशर क्रिएट कर देता है। मतलब इस ब्लड का प्रेशर क्या होता है, ये हाई होता है, इंक्रीज। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज का साइन लगा दिया। अब ग्लोमेरुलस के पास जो ब्लड पहुंच जाता है एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू, तो इस ब्लड के पास क्या होता है, इस ब्लड के पास होता है वाटर, इसके अलावा साल्ट्स, इसके अलावा ग्लूकोज, इसके अलावा नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट उन मटेरियल को कहा जाता है जिनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, जैसा कि यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स भी मौजूद होते हैं, ड्रग्स, दवाइयाँ वगैरह। इसके अलावा विटामिन्स, इसके अलावा हार्मोन्स, ETC वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो ये सारे मटेरियल यहाँ से फ़िल्टर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड आता है उसका क्या होता है, प्रेशर हाई होता है, क्योंकि इफरेंट आर्टरियोल का डायामीटर छोटा होता है बनिस्बते एफरेंट आर्टरियोल का। और दूसरा ये कि ये आर्टीरियल ब्लड है और आर्टीरियल ब्लड का प्रेशर वैसे भी हाई होता है। तो ये क्या है, एक तो इसका प्रेशर हाई है डायामीटर्स की वजह से, और दूसरा ये आर्टीरियल ब्लड है। इस वजह से इसका प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इसका इंक्रीज होता है। तो ये सारे मटेरियल इस प्रेशर की वजह से यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं टुवर्ड्स द बोमेन कैप्सूल। ये सारे मटेरियल यहाँ से फिल्टर होके आगे बोमेन कैप्सूल की तरफ चले जाते हैं। और ये ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुए तो यहाँ पे जो मटेरियल फिल्टर हो जाते हैं, इस मटेरियल को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो अब ये मटेरियल यहाँ से किस तरह पास होते हैं, इसको क्या करते हैं, एक अनदर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा पोर्शन उठा दिया और इसको यहाँ पे क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। और इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे यहाँ पर ये प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरह होता है। तो इस डायग्राम में सबसे पहले ये सेल क्या है, ये है कैपिलरी के सेल, और इन सेलों को कहा जाता है एंडोथीलियल सेल, एंडोथीलियल सेल्स। फिर इसके बाद यहाँ पे ये रेड कलर वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इसको मेंशन कर रहा हूँ, इसके डिटेल के बारे में आप लोग हायर लेवल पे पढ़ेंगे। और इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है GBM, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये ग्रीन कलर के सेल क्या हैं, ये बोमेन कैप्सूल के सेल हैं। और ये कौन से सेल होते हैं, ये होते हैं एपिथेलियल सेल। ये क्या है, एपिथेलियल सेल्स। तो यहाँ पर ये एंडोथेलियल सेल्स जो हैं, इनके अंदर चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ये क्या होते हैं, पोरस सेल होते हैं, और इनके पोर क्या होते हैं, चैनल लाइक पोर इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये मटेरियल जो है, जैसा कि वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, नाइट्रोजनियस वेस्ट, ड्रग, विटामिन, हार्मोन वगैरह, ये मटेरियल यहाँ से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं इन चैनल्स के थ्रू। और ये 1000 की तादाद में होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने 2-3 इस ड्रा कर दिए हैं एक एक सेल के अंदर। तो ये सारे मटेरियल इनसे पास हो जाते हैं, और फिर ये मटेरियल इस मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं आगे, मेम्ब्रेन से आगे पास हो जाते हैं। और फिर ये एपिथेलियल सेल ऑफ द बोमेन कैप्सूल जो हैं, इनके बीच में यहाँ पे एक जंक्शन मौजूद होता है, और इन जंक्शन के थ्रू ये सारे मटेरियल आगे की तरफ चले जाते हैं और फिल्टर हो जाते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप पाया जाता है, इनके थ्रू भी मटेरियल आगे चले जाते हैं। तो असल में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर इस तरह होता है। एक बात और, ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल पाए जाते हैं, जैसा कि WBC हो गया, WBC, इसके अलावा RBCs, इसके अलावा प्लेटलेट्स, और इसके अलावा ब्लड प्रोटीन्स, ये यहाँ से पास नहीं हो सकते। ये इसलिए क्योंकि इन मटेरियल का साइज़ बड़ा होता है, और ये इन चैनल के थ्रू पास नहीं हो सकते। नॉर्मली ये मटेरियल यहाँ से पास नहीं हो सकते। और इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन उनकी तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों का ये लेवल अब नहीं है। इन चीज़ों के बारे में आप लोग हायर लेवल पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और इन चैनल्स को कहा जाता है फेनेस्ट्रेशंस। इन चैनल को क्या कहा जाता है, जो कि एंडोथेलियल सेल्स में मौजूद होते हैं, इनको कहा जाता है फेनेस्ट्रेशंस। और यहाँ पे एपिथेलियल सेल के अंदर जो ये थोड़ा सा गैप पाया जाता है सेलों के अंदर, इसको कहा जाता है फिल्ट्रेशन स्लेट्स, फिल्ट्रेशन स्लेट्स। अच्छा, तो ये तो हो गया प्रेशर फिल्ट्रेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये सारा प्रोसेस किसके थ्रू होता है, प्रेशर की वजह से होता है। यहाँ पे ब्लड क्या करता है, एक तो आर्टीरियल ब्लड है, और दूसरा एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल के डायमीटर में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे ब्लड क्या करता है, प्रेशर क्रिएट कर देता है, और इसकी वजह से ये सारे मटीरियल यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं। तो इस वजह से इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो ये तो हो गया प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट आते हैं रीएब्जॉर्प्शन की तरफ,
कि रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किस तरह होता है। तो अब रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किस तरह होता है, तो इसको भी इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे निप्रॉन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चला जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, रीनल ट्यूब्यूल। ये आगे रीनल ट्यूब्यूल की तरफ चला जाता है। तो रीनल ट्यूब्यूल में सबसे पहले ये पार्ट जो बोमेन कैप्सूल के साथ अटैच होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है PCT, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस पोर्शन से ग्लूकोज और वाटर, इन दो मटेरियल को यहाँ से क्या कर दिया जाता है, रीएब्जॉर्ब किया जाता है और भेज दिया जाता है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज की तरफ। ग्लूकोज और इसके साथ साथ वाटर, तो ये चला जाता है कहाँ पे, यहाँ पे, वाटर एंड ग्लूकोज। ये दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी की तरफ। ये पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज जो हैं ये रीनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। मतलब ये PCT, लूप ऑफ हेनली और DCT, इन पोर्शन के इर्द गिर्द ये पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज मौजूद होती हैं। लेकिन एक्सप्लेनेटरी पर्पजेस के लिए एक पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी को हमने क्या कर दिया है, रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर बना दिया है। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ये आगे चला जाता है रीनल ट्यूब्यूल के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसको क्या कहा जाता है, लूप ऑफ हेनली। तो लूप ऑफ हेनली से क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द वाटर इस पोर्शन से और इस पोर्शन से ज़्यादातर साल्ट, यहाँ से क्या, वाटर और यहाँ से साल्ट, इन मटेरियल को क्या कर दिया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है और भेज दिया जाता है कहाँ पे, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज की तरफ। साल्ट्स एंड वाटर। फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ये आगे चला जाता है कहाँ पे, एक एनदर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब की तरफ, जिसको क्या कहा जाता है, DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट में ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये ओपन होता है कहाँ पे, एक एनदर ट्यूब में, जिसको क्या कहा जाता है, कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है, ये ग्रीन कलर वाला कलेक्टिंग डक्ट। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग डक्ट से, इन दो पोर्शन से क्या रीअब्जॉर्ब किया जाता है, यहाँ से अगेन वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है और भेज दिया जाता है कहाँ पे, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज की तरफ। यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से इन मटेरियल का दोबारा रीअब्जॉर्ब होना और इसको भेज देना ब्लड वेसल की तरफ, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है रीअब्जॉर्प्शन या ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन। तो ये तो हो गया ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। अब थर्ड वन जो है वो है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। तो अब देखते हैं ट्यूब्यूलर सेक्रीशन का प्रोसेस कि ये किस तरह होता है। तो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो यूज़फुल मटेरियल मौजूद होते हैं, तो इन यूज़फुल मटेरियल को रीनल ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग डक्ट से, इनसे क्या कर दिया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है, दोबारा जज़ब किया जाता है और भेज दिया जाता है कहाँ पे, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज की तरफ। लेकिन ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में जो ब्लड मौजूद है, अगर इस ब्लड में कुछ ऐसे मटेरियल मौजूद हों जो बॉडी के लिए वेस्ट हों, बॉडी के लिए उनका कोई ज़रूरत ना हो, तो उन मटेरियल को क्या कर दिया जाता है, उन मटेरियल को फिर रीनल ट्यूब्यूल में क्या कर दिया जाता है, ऐड किया जाता है। यहाँ से PCT में भी इन मटेरियल को ऐड किया जाता है और इसी तरह
लूप ऑफ हेनली में भी इन मटेरियल को ऐड किया जाता है और इसी तरह DCT में भी इन मटेरियल को दोबारा ऐड किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टेब्यूलर सेक्रीशन। टेब्यूलर टेब्यूलर सिक्रीशन। और वो कौन से मटेरियल हैं? जैसा कि साल्ट हो गया, साल्ट को दोबारा ऐड किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन आइंस को दोबारा ऐड किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक इन नेचर होता है और फिर ब्लड क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा अगर ये मटेरियल यहाँ पे ब्लड में जमा हो गए। इसके अलावा यूरिया को भी दोबारा ऐड किया जाता है, यूरिया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मटेरियल हैं, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे। ये चीज़ें डिटेल में आप लोग हायर लेवल पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में ये चीज़ें दोबारा ऐड किए जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल में। तो इसके बाद ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और इसके अलावा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन और इसके अलावा प्रेशर फिल्ट्रेशन, ये तीनों प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर रीनल ट्यूब्यूल के अंदर और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो फिल्ट्रेट रह जाता है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लिख दिया फिल्ट्रेट। तो यही फिल्ट्रेट क्या बन जाता है, यही फिल्ट्रेट यूरिन बन जाता है और ये आगे चला जाता है कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ पे, ये कहाँ पे खुलता है, ये खुलता है रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस कहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या है, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से ये मटेरियल आगे कहाँ पे चले जाते हैं, यूरेटर में, और यूरेटर से ये कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर को मैंने UB से रिप्रेजेंट कर दिया, यूरिनरी ब्लैडर। और फिर यूरिनरी ब्लैडर से ये आगे यूरिथ्रा के थ्रू बाहर भेज दिया जाता है यूरिन की शक्ल में। हम नेक्स्ट वन आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड किडनी। तो किडनी एक इम्पॉर्टेंट आर्गन है हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को क्रिएट करने के लिए। और किडनी जो है ये दो काम करती हैं, एक तो ये एक्सक्रीशन का काम करती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सक्रीशन का काम करती हैं, हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को क्या कर देती हैं, निकाल देती हैं। एक फंक्शन इसका ये हो गया। और दूसरा इसका क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, वाटर एंड सॉल्यूट्स इन दोनों को बॉडी के अंदर बैलेंस रखना, ये क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो ये दो मेन प्रोसेसेस हैं जो कि कौन परफॉर्म करता है, किडनीज। इसके अलावा अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर जो है, वाटर ये एक्सीज अमाउंट में है, वाटर क्या है, अगर हमारे बॉडी के अंदर एक्सीज अमाउंट में है, मतलब ब्लड के अंदर वाटर क्या है, ज़्यादा है। इसके अलावा और बॉडी फ्लूइड हो गए, जैसा कि इंटरस्टिशियल स्पेस में या सेलों के अंदर जो वाटर वगैरह मौजूद है, अगर इनका अमाउंट हाई है तो फिर किडनी क्या करती है, किडनी यहाँ से रीनल ट्यूब्यूल से, मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, और इसी तरह डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग डक्ट से, इन रीजन से ये वाटर जो रीअब्जॉर्ब होता है, इनका रीअब्जॉर्प्शन क्या कर देता है, बंद कर देता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर हाई अमाउंट में है तो इन रीजन से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या कर दिया जाता है, बंद किया जाता है। तो जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन बंद किया जाता है तो इसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है, इसका अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से यूरिन भी बाहर की तरफ ज़्यादा आएगा। इसके अलावा अगर बॉडी के अंदर
वाटर का अमाउंट क्या है, डिक्रीज है, मतलब कम अमाउंट में बॉडी के अंदर वाटर मौजूद है, ब्लड के अंदर भी और इसके अलावा अदर बॉडी फ्लूइड के अंदर भी। तो फिर क्या कर दिया जाता है, तो फिर यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है, इसके अंदर जो पानी मौजूद होता है इसको दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है, यहाँ से भी और इस रीजन से भी दोबारा क्या कर दिया जाता है, और इसी तरह यहाँ से भी वाटर को क्या कर दिया जाता है, दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है, बर्न भी किया जाता है। और सबसे पहले बर्न किया जाता है अगर बॉडी के अंदर वाटर एक्सीज अमाउंट में हो, लेकिन अगर डिक्रीज अमाउंट में हो तो फिर इसको दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है यहाँ से बी। तो फिर क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से क्या हुआ, इजाफी पानी को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर दिया गया, तो इसकी वजह से जो नेट यूरिन बनेगा उसका अमाउंट क्या होगा, वो लेस होगा फिर। और इसके अलावा सॉल्यूट को भी इसी तरह रीअब्जॉर्ब भी किया जाता है और इसको रीअब्जॉर्ब नहीं भी किया जाता। अगर बॉडी के अंदर उसका अमाउंट हाई है तो क्या कर दिया जाता है, उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाता, और अगर अमाउंट कम है तो इसको दोबारा रीनल ट्यूब्यूल से क्या कर दिया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये तो हो गया किडनी का फंक्शन। अब आते हैं डू यू नो की तरफ। तो डू यू नो में वो लिखते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर अप्रोक्सीमेटली क्या करती है, 300 से लेकर 400 ml तक यूरिन को ये क्या करती है, स्टोर करती है। और जब यूरिन का अमाउंट 300 to 400 ml यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर इतना यूरिन स्टोर हो जाता है, फिर इसको भेज दिया जाता है बाहर की तरफ यूरिथ्रा के थ्रू। नेक्स्ट वो लिखते हैं कि यहाँ पर ये यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर जो है, इनका ये जंक्शन जो है, यहाँ पर सर्कुलर मसल का एक रिंग पाया जाता है, यहाँ पर मसल का क्या एक रिंग पाया जाता है, और इस रिंग को क्या कहा जाता है, यूरिथरल स्पिंक्टर मसल। इसको क्या कहा जाता है, यूरिथरल स्पिंक्टर मसल। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है यूरिन कंट्रोल करना, यूरिन कंट्रोल। ये क्या करती है, यह मसल यूरिन को कंट्रोल करती है ताकि इसका अमाउंट क्या हो जाए, 300 to 400 ml हो जाए। फिर ये यूरिथरल स्पिंक्टर मसल रिलैक्स हो जाते हैं और यूरिन को बाहर भेज दिया जाता है। और इसके अलावा ये यूरिथरल स्पिंक्टर मसल जो है, ये चिल्ड्रंस जो होते हैं, चिल्ड्रंस, उनमें सही तौर पे ये डेवलप नहीं होते, उनके अंदर इसकी डेवलपमेंट पूरी नहीं होती। तो इस वजह से वो अक्सर यूरिन को क्या रोक भी नहीं सकते, उनके साथ इनवॉलंटरी यहाँ से बाज़ औक़ात पास हो जाता है यूरिन। तो उसका रीज़न क्या होता है कि ये पूरी तरह डेवलप नहीं होता, और जब वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी उम्र बढ़ जाती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाते हैं, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, अपनी यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया डू यू नो। अब नेक्स्ट आते हैं टिडबिट की तरफ। तो टिडबिट में वो लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को अगर हम 100% में ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ग्लोमेरुलर 100% मौजूद है, कहाँ पे, रीनल ट्यूब्यूल में। तो इस 100% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से 99.5% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को दोबारा क्या कर दिया जाता है, रीएब्जॉर्ब किया जाता है, रीएब्जॉर्ब। इसको क्या कर दिया जाता है, दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है। और
0.5% जो रह जाता है वो किसकी शक्ल इख्तियार कर देता है, वो यूरिन की शक्ल इख्तियार कर देता है। तो किडनीज जो है इसकी एडाप्टेशन ऐसी हो चुकी है कि ये क्या करती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को 99.5% क्या करती हैं, दोबारा रीअब्जॉर्ब कर देती हैं, और जो चीज़ें बच जाती है यहाँ पे वो यूरिन की शक्ल में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। अच्छा, तो ये था प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन और ऑस्मो रेगुलेशन इन किडनी। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिसऑर्डर ऑफ किडनी पढ़ेंगे।